हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे C2 चैनल में। मैं सुमन कुमार। तो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि बिहार बोर्ड 12वीं का हिस्ट्री का वीडियो बनाइए, तो इसलिए आप लोगों के लिए 12वीं के हिस्ट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ऑब्जेक्टिव कितना बार पूछा गया है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को कहीं डाउट है या कोई सा टॉपिक आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर, जिसका आंसर का ऑप्शन है अज्ञात शत्रु ने किया था। अगला प्रश्न है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में हुआ था? जीवक वैद्य किस वंश के शासन काल में हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश के शासन काल में हुआ था। अगला प्रश्न है तीसरा, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन एक झील है, इसकी मरम्मत किसने करवाई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन ने करवाई। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाइन ने किस नदी के संगम पर की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाइन ने किस नदी के संगम पर की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के संगम पर, अर्थात गंगा नदी, पुनपुन नदी और सोन नदी, सभी के संगम पर उसकी स्थापना की। अगला प्रश्न है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त को जाता है। अगला प्रश्न है छठा नंबर, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन। नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। यदि आप जैसे नेपोलियन है तो नेपोलियन के बारे में जानना चाहते हैं, हिटलर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए उसकी पूरी जीवनी बता देंगे। अगला प्रश्न है सातवां नंबर, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रभावती गुप्त के उल्लेख में। अगला प्रश्न है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सातवाहन काल का है। अगला प्रश्न है नौवां नंबर, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? 510 ईस्वी में सती प्रथा वाला, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एरन सागर में। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? किस शिलालेख द्वारा अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख द्वारा। कलिंग युद्ध की बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, तो वो है कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसका प्रचार करवाया। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया? किस इतिहासकार ने? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। अगला प्रश्न है 12 नंबर, मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? मौर्य कला का, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्तंभ। अगला प्रश्न है, इंडिका की रचना किसने की? इंडिका की रचना किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिका की रचना किसने की, तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिसेन ने की। अगला प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था, वो गुप्त के काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुप्त काल, जो कि मिट गया, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा।
गुप्त काल। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन बी, मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है 18 नंबर, कौटिल्य की कृति क्या है? कौटिल्य की कृति है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की कृति है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है 20 नंबर, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति। अगला प्रश्न है 21 नंबर, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन ने की। अगला प्रश्न है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है 23वां नंबर, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कालिदास। अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? किस गुप्त शासक से है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त से है संबंध। अगला प्रश्न है 25 नंबर, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? अभिलेख की शुरुआत, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सम्राट अशोक ने ही सबसे पहले अभिलेख की शुरुआत की। अगला प्रश्न है 26 नंबर, किस शासक की प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सम्राट अशोक को कहा गया। अगला प्रश्न है कथन ए है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। ये कथन ए है। कथन आर है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आपको चूज करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, जिसमें पहला नंबर है ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या करता है। तीसरा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चौथा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। हालांकि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है एवं आर ए की व्याख्या करता है। आर जो है वो ए की व्याख्या करता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ये भी कथन ही है। कथन ए है, मेगस्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया। मेगस्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया। और कथन आर है, मेगस्थनीज ग्रीक था। ग्रीस का यानी आदमी था, उसको ग्रीक कहते हैं। मेगस्थनीज ग्रीक था। इसका ऑप्शन है ए आर दोनों सही है एवं आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों से परंतु आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो असत्य, गलत है। मेगस्थनीज बिंदुसार के दरबार में भारत आया। हालांकि इसका आंसर होगा कि मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, तो वैसे ही गलत है। अगला मेगस्थनीज ग्रीक का था, तो ये सही है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के टकसाल का प्रधानमंत्री कौन था? मौर्य काल के टकसाल का प्रधानमंत्री कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षणाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, धम्म महापात्रों को किसने प्रस्तुत किया? धम्म महापात्रों को किसने प्रस्तुत किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन
बी, सम्राट अशोक ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका से, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? हालांकि ये भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। तो एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित करवाया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट राजवंश ने निर्मित करवाया था। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है मगध महाजनपद। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 18। पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कौटिल्य। हालांकि उन्हीं को चाणक्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गणतंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जहां लोग अपना घर बनाते उसे जनपद कहा जाता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, अर्थात चांदी और तांबा दोनों से पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयभद्र द्वारा। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजदूत था, ग्रीक का राजदूत था मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक ने, सम्राट अशोक ने की थी। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न आप लोगों का होगा कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है सम्राट अशोक। तो ये था आपका टोटल 48 क्वेश्चन, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।